friends, welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel, in short I Have Academy. So बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं रोड टू प्रीलिम सीरीज ऑफ पॉलिटी कोर्स. Consider the following statements regarding the 100th Constitutional Amendment Act. The act amended the first schedule of the Constitution to exchange the disputed territories occupied India and Bangladesh in accordance land boundary agreement. The amendment modified the provisions relating to the territories of four states, that is Assam, West Bengal, Meghalaya, Tripura, in the first schedule of the constitution. We have to find the correct statements. तो पिछले बार के रोड टू प्रीलिम्स में मैं 10 सेकेंड्स दे रहा था, बट आई थिंक यू कैन बेसिकली पॉज द वीडियो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो. तो आप पॉज करके बता दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं आंसर डिस्कस करना. This was one of the previous year questions of UPSC prelims also कि what is 100th Constitutional Amendment Act. तो आपको पता होना चाहिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किस किस के बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश. ठीक है. सो आई थिंक इंडिया हैज़ गिवन सम 100+ टेरिटरी टू बांग्लादेश एंड बांग्लादेश हैज़ गिवन सम 50+ टेरिटरी टू इंडिया. ऐसा क्या था ना, जैसे पूरा इंडिया है एंड दिस इज बांग्लादेश. तो क्या था, देर आर सम पॉकेट्स विच बिलोंग टू बांग्लादेश एंड देर आर सम इंडियन पॉकेट्स इन द बांग्लादेश टेरिटरी. तो यही दोनों एक्सचेंज हुए हैं ताकि दोनों के जो पोर्शंस और पॉकेट्स हैं वो अपने अपने में ही चले जाएं. सो यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट शेड्यूल अमेंड हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था और बांग्लादेश के साथ हुआ था. सेकंड है 4 स्टेट्स असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, इन सब में अमेंडमेंट हुई थी. सो यस, मैंने जैसे बताया कि देर आर सम पॉकेट्स ऑफ बांग्लादेश लाइंग इन द इंडियन टेरिटरी एंड इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हैव टू गिव दिस पॉकेट्स बैक टू बांग्लादेश. सो इसीलिए तो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट regarding Fazal Ali Commission appointed to examine the state reorganization. So ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड वी हैव स्टडीड दिस क्वेश्चन इन पॉलिटी कोर्स. अच्छे से तीनों चीज़ बताई थी, JVP कमीशन, धार कमीशन, फजल अली कमीशन. देख लेते हैं. इट एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड प्रपोज द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट. एक बात बताइए, इफ दिस स्टेटमेंट सपोज टू बी करेक्ट देन इतने सारे जो हमारे पास स्टेट्स हैं उनमें भी कभी कभी 2 लैंग्वेजेस आ जाती हैं. सो अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया होता तो हमारे पास तो 28 या 60 अभी तक स्टेट्स हो जाते हैं. सो ऑल्दो सम स्टेट्स आर बाइफर्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट इन प्रिंसिपल, इन थ्योरी, इट हैजंट बीन एक्सेप्टेड by any of the 3 commissions. तो लास्ट थी फजल अली कमीशन, तो उसने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि लैंग्वेज एज बेस रखो फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सेकेंड इज इट आइडेंटिफाइड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी एज वन ऑफ द फैक्टर्स that can be considered in any scheme of reorganization of states. So yes, it is correct statement. There are 3 to 4 grounds given by the Fazal Ali Commission for the reorganization of states. One of these are linguistic and cultural homogeneity. कुछ और भी थे जैसे security of India, then financial, economic and administrative concerns, then welfare of the people. So like this commission has given 4 pointers and one of the pointers is linguistic and cultural homogeneity. So we have to find the correct. So option B. 2 only is correct. Next question, consider the following statements. Dhar Commission recommended the reorganization of states based on administrative convenience. तो इसके पिछले क्वेश्चन में ही I have told you there are 3 commissions regarding the reorganization of states on linguistic grounds. First is Dhar, second is JVP, and the third we have just discussed, Fazal Ali Commission. And as I told you, all the 3 commissions rejected language as the basis for the reorganization of states. In Fazal Ali Commission, in the previous question,
it is broadly accepted. Okay, but one language, one state, this proposal has been completely rejected by the commission. So क्या हुआ था? I think around 1953 there was a demand to create Andhra Pradesh, and the Andhra Pradesh has been created, ये हमको पता है. So after independence, the first state which was created on the linguistic ground was Andhra Pradesh, and before independence was, I think, Odisha. So ये बोल रहा है धार कमीशन रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन ऑन लिंग्विस्टिक फैक्टर. सो इट इज करेक्ट. JVP committee rejected language as the basis for reorganization of states. करेक्ट, रिजेक्ट किया था. JVP मीन्स जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पिट्टा भाई सीतारमैया. सो दीज थ्री शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया JVP कमेटी. तो इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. ये धार कमीशन ने एक्सेप्ट किया था रादर देन एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज बेस. थर्ड इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट known as Andhra state by separating the Telugu speaking areas from the Madras state. तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज आंध्र प्रदेश एंड बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज उड़ीसा. सो हमको बताना है करेक्ट ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? मेजॉरिटी पार्टी रूल, wider representation, stable government and single executive. सो रिजेक्शन थ्योरी अप्लाई करते हैं इस पर. ठीक है, हमको फीचर्स बताने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो इंडिया में नहीं है. तो इंडिया में क्या नहीं है सबसे पहले बताइए? सिंगल एग्जीक्यूटिव इंडिया में नहीं है. सो दिस इज द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो 4 तो बिल्कुल सही है एंड दिस. सो वी हैव लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस 4 and 3 and 4. इट मीन्स these are faltu options with regard to this question. Majority party rule, parliamentary democracy. Second is wider representation, parliamentary form. Now stable government and single executive. So इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो if you don't know one particular era, that of 1986 से 1990 I think 1 या 4 है. So in this particular era, this is called the era of collision. तो collisions गवर्नमेंट स्टेबल होती है या नहीं? Of course नहीं होती. So it means in India we prefer accountability over stability of government. Understood? So stable government is the feature of presidential form and that's why C option 3 and 4 are correct. इसका मैंने ब्रीफ में पॉलिटी कोर्स में भी आपको समझाया था कि स्टेबिलिटी किसको दी गई है एंड अकाउंटेबिलिटी किसको दी गई है. एट द टाइम वी आर डिस्कसिंग द यूनिक फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ UK, इंडिया एंड USA. तो ये सब मैंने पॉलिटी कोर्स में कंप्लीट किया है. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज कंसिडर्ड टू बी द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It cannot be amended. It is part of the constitution. So you know 73rd केशवानंद भारती केस of 1973 क्या बोला था? preamble is a part of the constitution. सही है. Second is it cannot be amended. वापस केशवानंद भारती केस के बाद में 42nd Amendment Act 1976 क्या हो गया था? Preamble has been amended and S2I, socialist, secular and integrity word has been added. So it cannot be amended. नहीं जी, it can be amended. हमें करेक्ट बताना है. तो 2 तो करेक्ट नहीं है. ये गया, ये गया, ये गया, खुद ही आंसर आ गया C. It is considered to be the key of the constitution. Parliamentary government is also known as cabinet government, responsible government, Westminster government. So इसका आंसर क्या होगा? देखते ही D. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में, कैबिनेट भी हमने पढ़ लिया इंडिया में, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यस आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली दैट अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी इज पॉन्डर्ड अपॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड
स्टेबिलिटी इज़ द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ये भी है। और ये कैबिनेट फॉर्म या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके में बोला जाता है वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडेड टू द प्रियम्बल बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, इसमें तो देखने की भी ज़रूरत नहीं आपको, ये हट गया। SQI 134। The Constitution confers which of the following rights and privileges on the citizens of India and denies the same to the aliens। So अगर आपने पॉलिटिकोस देखा है ये तो आपको रट जाना चाहिए अभी तक। क्यों? क्योंकि 15, 16, 19, 29 एंड 30 और बीच में छोटा सा 18 क्लॉज 2। सो दीज आर द राइट्स फाउंडेड अपॉन ओनली सिटीजन्स। तो हमको क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स are given to the citizens of India and denies the same to the aliens। right to freedom of speech and expression, हाँ जी। cultural and educational rights 29 and 30। right against discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। हमको कौन सा बताना है? 15। तो all of the above। which of the following statements are incorrect? देखिए incorrect बताना है हमें। regarding the acquisition of citizenship by birth, a person born in India on or after July 1, 1987 is considered as a citizen of India only if both of his parents is a citizen of India at the time of his birth। बताइए। The children of foreign diplomats posted in India acquire Indian citizenship by birth। बताइए क्या है? C है इसका आंसर। क्यों है C? Because we have to find the incorrect ones and both the statements are incorrect। तो इसमें करेक्ट क्या है फिर? 1950, 1987 एंड 2004। ये तीन बताई थी मैंने पॉलिटी कोर्स में भी। फिर क्या बताया था? इसको हम स्ट्रिंजेंट करते जाएंगे। कैसे? यहाँ था irrespective of its parents, if the child is born on the Indian soils we will give it citizenship of India। देन 1987 और 2004 के बीच हमने बोला था कि वन या ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स शैल बी ऑफ द इंडियन बॉर्न सिटीजन। तो यहाँ बोला है ओनली इफ बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स। तो ये जो प्रोविजन है ना ये 2004 से अब तक का है नाउ। सो इन बिटवीन 1950 1987 इट वाज इररेस्पेक्टिव ऑफ द चाइल्ड्स पेरेंट। अगर चाइल्ड ने इंडिया में जन्म लिया है सो वी विल give him citizenship based on his birth। 87 से 2004 either one of its parent shall be a citizen of India and 2004 till now it is both of his parents shall be citizen of India by birth। so stringent करते गए हम रूल्स इस मामले में। अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की और आपका क्राइटेरिया है बर्थ, और ऐसे ही हमने उल्टा कर दिया, हम ईज करते गए विद द प्रोविजंस ऑफ डिसेंट जो दूसरा वे है ऑफ एक्वायरिंग द इंडियन सिटीजनशिप। तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। सो दिस इज इनकरेक्ट, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, याद रखना। कंसिडर द फॉलोइंग व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली acquires the citizenship of another country। The citizen has been ordinarily resident out of India for 7 years continuously। The citizen has within 5 years after registration or naturalization being imprisoned in any country for 2 years। Which of the above is some of the ways of losing citizenship whether acquired under the act or prior to it under the constitution। तो हमको बताना है कि कौन से प्रोविजन से वन कैन लूज इट्स सिटीजनशिप। सो द आंसर इज डी। क्यों? क्योंकि वापस वही चीज़ है, फैक्चुअल चीज़ है। सिटीजनशिप पूरा हमने पॉलिटी कोर्स में अच्छे से डिस्कस किया है। देर आर सेवरल वेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सबसे पहले कि वॉलंटरीली एक्वायर कर लो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप। सेकंड है कंटिन्यूसली, मतलब एक बार भी आप इंडिया में मत आओ 7 साल, वी विल ऑटोमेटिकली स्ट्रिप ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप फ्रॉम यू। एंड थर्ड इज अगर आपके पास आ भी गई है बाय द लेजिटिमेट मीन्स एंड विद इन 5 years यू हैव बीन इम्प्रिजन्ड फॉर 2 or more years, तो भी हम आपकी सिटीजनशिप रद्द कर सकते हैं।
सो ये करेक्ट आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया? They are in parity with non-resident Indians NRIs in matters relating to the acquisition of agricultural or plantation properties. They are exempted from registration with foreigners regional registration officer FRRO or foreigners registration officer FRO for any length of stay in India. So ये थोड़ा अनकवर्ड टॉपिक था, ये यहाँ समझ लो छोटा सा, तो आपको ईजी हो जाएगा। सो पहली स्टेटमेंट बोल रही है दे आर इन पैरिटी विद द नॉन रेजिडेंट इंडियन इन द मैटर ऑफ एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। दिस इज इनकरेक्ट। हमारे प्रोविजंस अलग हैं रिगार्डिंग OCI एंड NRIs इफ द बेस इज एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, OCI होता क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो OCI कार्ड होल्डर्स कौन कौन से देश से नहीं होने चाहिए? ऐसे पर्सन्स या तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के सिटीजन हैं, तो उन सबको हम OCI कार्ड नहीं देते हैं। समझ गए बात? नॉन रेजिडेंट इंडियंस ये क्या होते हैं? वर्ड से समझ जाइए, ये इंडियंस ही हैं और दीज आर परमानेंट इंडियन सिटीजन्स एज वी ऑल आर, बट दीज आर नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया। तो ये इलेक्शन में भी पार्ट लेंगे? यस, क्यों नहीं लेंगे? बट OCIs आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उनको एक हम कार्ड दे देते हैं और उससे बहुत ही सारे आपको एंटाइटलमेंट्स मिलते हैं, राइट्स मिलती हैं, जैसे लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाएगा, कभी भी इंडिया में आओ, कभी भी मत आओ, यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन व्हेन एवर यू कम इन इंडिया, कोई भी लेंथ ऑफ टाइम के लिए स्टे कर सकते हो आप इंडिया में। सो दीज आर ऑल द एंटाइटलमेंट्स गिवन विद द OCI कार्ड। सो ऑप्शन नंबर B is correct. Next question. Though the Indian Constitution is federal and envisages a dual polity, center and states, it provides for a single citizenship. That is, देखिए चार options हैं. The citizens in India owe allegiance only to the Constitution. The citizens in India owe allegiance only to the Union, only to the state, only to the Supreme Court. तो D तो ऐसे ही हटा दो आप, only to the Supreme Court नहीं है। ठीक है, स्टेट के ऊपर हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है ओ एलिजेंस ओनली टू द यूनियन एंड ओ एलिजेंस ओनली टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे? देखिए, स्टेट तो होगा नहीं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सो सिटीजन्स ऑफ इंडिया डोंट ओ एलिजेंस टू द स्टेट्स। इनमें दिक्कत है, कॉन्स्टिट्यूशन में एंड यूनियन में, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। So the correct answer is the citizens in India owe allegiance only to the union. Union मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया, because we don't have the concept as that of USA. A USA citizen will be first the citizen of, let's say, Minneapolis या तो San Francisco, and then secondary he will be the citizen of USA. सो इट हैज़ ड्यूअल सिटीजनशिप। तो इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। एंड वी ओ अवर एलिजेंस टू द यूनियन ऑफ इंडिया, डेट इज भारत माता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द टर्म रिपब्लिक मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। सो वन ऑफ द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। इंडिया के कंटेक्स्ट में सोचना, बिकॉज इंडिया इज अ रिपब्लिक। Every democratic country is also a republic. In presidential government, the head of the state is indirectly elected, while in a republic, head of the state is directly elected. इंडिया के कंटेक्स्ट में सोचो, करेक्ट बताना है, थोड़ा सा सोचो पॉज करके। तो देखो, ये लास्ट थर्ड वाली स्टेटमेंट देखिए, इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, अगर आपको यूएसए का पता भी नहीं है तो भी आप ठीक है अंदाजा मार लीजिए, चलो होगा। बट आगे की स्टेटमेंट देखिए, व्हाइल इन अ रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, डज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया हेल्ड बाय अ डायरेक्ट मीन्स? नो, इनडायरेक्ट। तो थर्ड इज रॉन्ग। वी हैव लेफ्ट विद टू ऑप्शंस एंड ऑप्शन नंबर 1 इज डेफिनेटली करेक्ट। इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, यस। नॉमिनेट नहीं होगा, या तो उसकी जो हेरिडिटरी है वो नहीं चलेगी,
जो भी उसकी डायनेस्टी है वो नहीं चलेगी। तो इसी पे सेकंड स्टेटमेंट बेस्ड है। एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री इज ऑल्सो रिपब्लिक। क्या ये कंट्री डेमोक्रेटिक है? उत्तराखंड नहीं। यूनाइटेड किंगडम, यस इट इज डेमोक्रेटिक, बट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? किंग और क्वीन? फिर तो इसने बोला एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री इज ऑल्सो अ रिपब्लिक, सो इट इज इनकरेक्ट। और रिपब्लिक क्या होता है? पहली स्टेटमेंट देख लीजिए, इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। सो इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज अ डायनेस्टी गोइंग ऑन, रूलिंग डायनेस्टी गोइंग ऑन इन द कंट्री ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो हमारे पास 2 and 3 आर रॉन्ग, हमको करेक्ट बतानी है ऑप्शन नंबर 1। Which one of the following is not considered as the feature of Indian Constitution? Flexibility in amending the basic federal provisions of the Constitution. हमको not बताना है, not the feature. Single citizenship with some exceptions. Yes, ये तो feature है. Federal system with unitary bias. बिल्कुल सबसे पहला ही feature है. Parliamentary form of government. अरे बिल्कुल basic है, मतलब कौन सा है? This is not the feature and this is our correct answer. Flexibility in amending the basic federal provisions. नहीं जी, थोड़े जो यूनिटरी प्रोविजंस है ना उनके ऊपर थोड़ी सी ढील दे देंगे, बट जो फेडरल प्रोविजंस है लाइक 7th शेड्यूल, आर्टिकल 368, अमेंडमेंट 54-55, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा सीट एलिगेशन, शेड्यूल 4. So in these particular federal provisions there is rigidity in our constitution. Consider the following statements with respect to evolution of constitution. The idea of Constituent Assembly for India was put forward for the first time by Motilal Nehru. The Constituent Assembly was constituted in November 1946, formulated by Cabinet Mission Plan. Dr. Sachidanand Sinha was elected as the permanent president of the Constituent Assembly. So, correct बताना है हमें। थर्ड ऑप्शन तो आपने पहले ही इनकरेक्ट कर दिया होगा, बिकॉज Dr. Sachidanand Sinha was elected as the temporary president on the first meeting of Constituent Assembly और इसी कैबिनेट मिशन प्लान से ही नवंबर 1946 में गठित की गई थी. सो दिस इज करेक्ट. तो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सो थर्ड तो गलत है बिल्कुल. तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, 2 ओनली एंड नन ऑफ द अबव. बट हमको पता है कि 2 तो सही है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर एंड 1 इज रॉन्ग. व्हाई 1 इज रॉन्ग? बिकॉज द कम्युनिस्ट M.N. Roy, I think 1934 या 35, he gave first the idea of forming a constituent assembly. So मोतीलाल नेहरू JLN के पप्पा ये नहीं थे. Which one of the following statement is correct related to the values mentioned in the constitution? Equality of status is explicitly mentioned in the preamble of the Constitution of India. Equality of opportunity is not explicitly mentioned in the preamble of the Constitution of India. The term socialistic pattern of society was adopted as a goal in the original preamble. Fraternity has not been mentioned in the preamble of the Constitution of India. हमें क्या बताना है? करेक्ट. तो लास्ट स्टेटमेंट से देखिए, फ्रेटर्निटी मेंशन है या नहीं प्रियम्बल में? रट लो पूरा प्रियम्बल. यहाँ लिखा है हैज नॉट बीन मेंशन्ड. नो, इट इज मेंशन्ड इन अवर प्रियम्बल. सी देखिए, द टर्म सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज अडॉप्टेड एज अ गोल इन द ओरिजिनल प्रियम्बल. तो देखिए, ओरिजिनल प्रियम्बल आ गया था 26 नवंबर 1949 में, एनेक्ट कर दिया था, और कुछ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो बीन एनेक्टेड. और आपको अगर आवड़ी सेशन पता है कांग्रेस का 1955 का, सो आपको पता है इन दिस पर्टिकुलर सेशन सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी दिस आइडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड. तो 1949 के जो ओरिजिनल प्रियम्बल है उसमें कैसे ये फ्रेज आ सकता है? तो दिस इज इनकरेक्ट. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड. ऐसा है क्या प्रियम्बल में? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन मेंशन्ड एज वेल एज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज ऑल्सो मेंशन्ड. सो दिस इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ बोला है कि मेंशन है, यहाँ बोला है कि मेंशन नहीं है. सो दिस इज इनकरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स
features highlight that the Indian constitution is not a traditional federal constitution, मतलब as that of USA, एकदम traditional federal, fully federal. There is no provision of separate constitutions for each state as required in the federal polity. देखते हैं. The Indian constitution renders supreme power upon the courts to invalidate any action which violates the constitution. ठीक है. In case of a conflict between the two legislatures over a matter in the concurrent list, the will of the parliament prevails. मतलब किसकी बात कर रहा है ये? थर्ड लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहे हैं, द सेवंथ शेड्यूल. ये बोल रहा है अगर दोनों में लठबाजी है, किसमें, यूनियन और स्टेट्स में घुसनबैली हो रही है, तो किसका आइडिया ऊपर रखा जाएगा या किसका लॉ ऊपर रखा जाएगा? ऑफकोर्सली द विल ऑफ द पार्लियामेंट विल प्रिवेल. तो थर्ड इज करेक्ट. तो ये हट गया, ये हट गया. So first is also correct. There is no provision of separate constitution for each state as required in the federal polity, and it is quite easy statement also. अब बात आ जाती है सेकंड पे. The Indian Constitution renders supreme power upon the courts to invalidate any action which violates the Constitution. So आपको पता है कौन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 142 किससे रिलेशन है? जुडिशियल सिस्टम या जुडिशियल की पावर से. आर्टिकल 13 व्हाट इज नॉट लॉ. आर्टिकल 32 रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पेटिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एंड आर्टिकल 142 टू पॉन्डर कंप्लीट जस्टिस कोर्ट्स कैन ओवररीच द जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर. सो एक कंप्लीट जस्टिस टर्म आ जाती है ना, यहाँ दिक्कत हो जाती है सारी. सो दिस article number 142 is the reservoir of powers for the judicial system in India. So yes, any action can be invalidated by the judiciary of India. So option number 3 is correct. Which of the following is correct regarding the constitutional provisions related to the states in India? The term Union of States includes the states mentioned in the first schedule of the Constitution. A bill contemplating the formation of new states can be introduced in Parliament with the permission of President. Article 3 was created to protect the will of smaller region from being suppressed by majority region. The bill needs to be passed by the special majority in both the houses of the Parliament. तो बेसिकली आर्टिकल 3 की बात कर रहा है इन द फर्स्ट पार्ट. तो हमको पता है जो आर्टिकल 3 है वो एक ऑर्डिनरी बिल है विच रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, और ऐसे बहुत कम ही ऑर्डिनरी बिल्स हैं. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत हो जाता है. क्यों? एन ऑर्डिनरी बिल रिक्वायर्स ओनली सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. सो हमको बोला है करेक्ट. फोर्थ इज रॉन्ग. अरे खुद ही आंसर आ गया. 1 2 3. The term Union of States includes the states mentioned in the first schedule of the Constitution. In the polity course, I have told you the difference between Union of States and Territory of India. ठीक है. A bill contemplating the formation of new states can be introduced in Parliament with the permission of President. अभी मैंने बताया इधर. Article 3 was created to protect the will of smaller region from being suppressed by majority region. अब ये चीज़ रट लो, समझ गए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर फॉर्मली यूनियन टेरिटरीज. तो ये फैक्चुअल चीज़ है, आप याद करो और बताओ आंसर क्या है. सो तीनों ही करेक्ट आंसर है, सारे ही पहले यूटी थे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजन्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज? स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द आइलैंड्स टू हेल्प इन अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक एंड particularistic trends, to protect and preserve cultural distinctionness of natives. हमको बताना है करेक्ट. सो पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ आइलैंड्स. ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो 2 तो हमारे पास करेक्ट है ही, तो एक ऑप्शन हमारे पास चले गया. फिर देखिए स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल. हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है. 1 भी सही है, तो मतलब ये गया. 1 2 4 एंड 1 2 3 4. तो मतलब सब बात टिक जाती है थर्ड पे, क्योंकि 4 तो करेक्ट है ही है.
टू हेल्प इन अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस। रीजनलिज्म मतलब इसका मतलब ये बोल रहा है ये कि कोई भी स्टेट जिसमें सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, मतलब अलग होने की भावनाएं हैं, जैसे बोडोलैंड, फिर ग्रेटर नागालैंड, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स हैं जो एक स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। बट इन्हीं इनको क्या हमने यूटी बना दिया? क्या वेस्ट बंगाल को हमने यूटी बना दिया? क्या असम को हमने यूटी बना दिया? नहीं, हमने नहीं बनाया। सो इट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट। तो इतना थोड़ा सा आप अपनी कॉमन सेंस एंड नॉलेज लगा सकते हैं। सो थर्ड जैसे ही करेक्ट होता है, आंसर इज 1 to 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ करेक्ट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज? An administrator of the UT is an agent of the president and head of the state like governor। आगे जाने से पहले यही बताने का मन कर रहा है तो पॉज कर लीजिए वीडियो। एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर के डिफरेंसेस मैंने बताए थे इन द पॉलिटिकोस। दोनों में क्या डिफरेंस है? बोथ आर काइंड ऑफ एजेंट ऑफ सेंटर एट द स्टेट लेवल, बट द डिफरेंस इज administrator is not head of the state like governor, but on the other side governor is the head as well as agent of the center at the state level. So this is, we have to find the correct. An administrator of the UT is an agent of the president and head of the state like governor, no. तो second part of the first statement is incorrect। 1 तो गलत हो गई, आंसर ही आ गया हमारे पास। तो पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी, सही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फॉर ऑल मैटर्स ऑफ द यूटी रिलेटेड टू लेजिस्लेशन, फाइनेंस एंड बजट, तो ये भी सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू GOI एक्ट ऑफ 1935। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 or more provinces। It abolished the diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place। आगे जाने से पहले ये तो करेक्ट है ही है, क्यों? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी टर्म आ गई यहाँ। It extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed class, women and labor, तो ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेटमेंट है it introduced for the first time bicameralism and direct election in the country। ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, इसमें हुआ था ये बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन। सो 4th इज इनकरेक्ट। ये गया, अरे सारी चलेगा फिर से। 1 2 3। सो JPSC बना दी थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड the extension of communal representation to depressed classes, women and labor, Government of India Act 1935, remember। Consider the following statements with respect to the American presidential form of government। ठीक है, USA की बात हो रही है। The president can dissolve the House of Representatives, देखते हैं। The president and his secretaries are responsible to the Congress to their act। देखिए ये तो थोड़ी सी गलती लग रही है, पर आगे देखते हैं हम। The president is both head of the state and head of the government, so you know this is correct because there are no 2 executives like India in the USA। so president अकेला ही head होता है सब चीज़ का, तो थर्ड तो करेक्ट है ही। अब बाकी हम देख लेते हैं। देखिए प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब लोकसभा ऑफ USA, इसको वो डिसॉल्व नहीं कर सकता अपनी डिस्क्रेशन पे। The president and his secretaries are responsible to the Congress for their act। अगर ऐसा होता so it will be called parliamentary form of government। Executive is responsible to legislature। USA में तो presidential form of system है, तो ये कहाँ से आ गया? So this is wrong, ये भी wrong है। So answer is 3। So hope so आपने enjoy किया होगा आज का सेशन। Please give it a like, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, सपोर्ट द चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।